Good morning, dear aspirants. We are again back on your own platform of Biology Nagari with a video lecture basically detailed focused on blood and its component. Basically, this is the part of human circulatory system. Previously, we have started this chapter human circulatory system with our introductory video. You should go through it. Then after enter into it to study about the blood in detail as well as the components of blood in detail. So before going through this lecture, beta, I want to show you that what basically we are going to deal with in this lecture. In this basically we are going to deal with blood and their components. First of all, this is our heading of this lecture. It means we are going to deal with blood. How the blood is formed? How is the blood formed? First question behind which we will go in search is how the blood is formed. After that we will go through where is this blood is formed. Where is this blood formed? After that, what are the inside blood? What are the things which are actually inside the blood? Yes, basically the components. Components means the things which are inside the blood. After that, we will see that blood is basically having two major portions. First, the plasma portion, and second one is the cellular part, which are also known as formed elements. We will go through in detail, but I am giving you the roadmap of this lecture. Okay. First, we will see that blood having two major portions, plasma, and second part is the cellular part. मतलब प्लाज्मा होगा ब्लड में और कुछ सेलुलर पार्ट होंगे, मतलब सेल्स वाले हिस्से होंगे, सेल होंगे कुछ. इन दोनों को डिटेल में हम करेंगे आज. इन दोनों को हम आज डिटेल में करेंगे. तो दिस विल बी आवर टुडेज content of this lecture. This is actually the content of our this lecture. Note it down, beta. Note it down. अब बेटा आगे देखते हैं. Basically get entered into the blood. When we enter into the blood, beta, basically the term used for blood is the heme. Heme is the term used for blood. हीम वर्ड कहीं भी इस्तेमाल हो ब्लड के लिए हो. तो हीम और ब्लड की स्टडी के लिए हम लॉगस वर्ड यूज करते हैं, लॉजी. तो हीमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड. ब्लड की स्टडी हम जिस बेसिक ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी. अब सवाल है बेसिकली ब्लड है क्या? तो बेसिकली ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, ये बनता कहाँ है? तो ये ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ये बनता कहाँ पर है? तो ये बेसिकली बनता कहाँ पर है, इसकी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है. अभी इसी वीडियो में सब देख लेंगे. देखते हैं, देखो कैसे. बेसिकली जब ब्लड हमारी बॉडी में बन रहा होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोपोइसिस. बताया अभी मैंने, हीम वर्ड कभी भी लगेगा ब्लड के लिए. पोइसिस मींस फॉर्मेशन. इसका मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस. दिस इज द टर्म हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. अब सवाल है बनता कहाँ है? तो बेसिकली ये बनता है, मतलब ये बोन मैरो में बनता है. कहाँ बनता है? बोन मैरो. अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आऊंगा, समझना बातों को. जब एक बच्चा फीटल स्टेज में है, मदर के वोम्ब में, अभी जब तक उसके बॉडी में बोन्स बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब एट फीटल स्टेज, अगर हम फीटल स्टेज की बात करें बेटा, तो फीटल स्टेज में जब तक बोन नहीं बना है तब तक ये ब्लड कहाँ बन रहा होता है इस बच्चे में? उस समय ब्लड बन रहा होता है उसके यॉर्क सैक में. कहाँ पर? यॉर्क सैक. कुछ हफ्तों तक बनता रहता है यहाँ पे, फ्यू वीक्स.
कुछ हफ्तों बाद ये जिम्मेदारी ब्लड बनाने की दे दी जाती है लीवर को। अब लीवर बनाने लगा, जैसे ही बोन्स बनना स्टार्ट हुए उस बच्चे के अंदर, अब बोन्स के बोन मैरो को जिम्मेदारी मिल गई ब्लड बनाने की। एज सुन द बोन्स फॉर्म्ड, जैसे ही बोन बन गया वैसे ही अब लीवर से भी उठा के जिम्मेदारी बोन्स के बोन मैरो को दे दिया गया। और फाइनली सारे बोन्स के बोन मैरो नहीं बनाए इसको, आज फाइनली सिर्फ लंबे लंबे बोन्स, द लॉन्गेस्ट बोन मैरोज have the liability to formation of blood, or I can say longest bone marrow has the responsibility of hemopoiesis. तो finally longest bone marrow ही बनाते हैं। तो हमने देखा अलग अलग स्टेज में, लाइफ के अलग अलग स्टेज में ब्लड अलग अलग जगह पर बना। तो जो जो लोग बना रहे हैं those all are called hemopoietic tissue। क्यों hemopoietic tissue? मतलब hemopoiesis, ब्लड बनाना। तो ब्लड ये लोग बना रहे हैं, इसीलिए इन चारों को मिलाकर हम लोग हीमोपोएटिक टिश्यू बोल सकते हैं। जिसको जिसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, दीज ऑल आर द हीमोपोएटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? तो ब्लड फीटल स्टेज में जब तक बोन नहीं बना था, सबसे पहले जिम्मेदारी यॉक सेक्रेटरी की, ब्लड फॉर्मेशन यहां हो रहा है, कुछ हफ्ते तक हुआ, उसके बाद लिवर बनाने लगा। ऐसे ही जैसे ही बोन बनना स्टार्ट हुआ बॉडी में बच्चे के, वो जिम्मेदारी मिल गई बोन मैरो को। और फाइनली आज हमारे अंदर एक एडल्ट में एक लंबे बोन मैरोज ही बना रहे हैं ब्लड को, ठीक है। और जब बन रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोपोइसिस, ठीक है। हेमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। और ब्लड बेसिकली है क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड बनेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हीमोपोइसिस। कहां बनेगा? बेसिकली बोन मैरो में। लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह बोन मैरो में ब्लड बन रहा है। नोट इट डाउन बेटा, नोट करते चलिएगा। अब देखेंगे बेटा आगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड बेसिकली इसका जो अमाउंट होता है, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज मतलब वेरी कर सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा कम, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करूं तो ये हमारे टोटल बॉडी वेट का 6 to 8% होता है। मतलब हमारी बॉडी वेट जितना होगा, टोटल बॉडी वेट का 6 to 8% जो होता है वो हमारे अंदर ब्लड होता है। हालांकि दिस कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बदल सकता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये एक आंकड़ा लिया गया। अब अगर मैं ब्लड के बारे में और बात करूं तो ब्लड का बेसिकली पीएच कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक केमिस्ट्री में आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा, जो कि हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है ब्लड की? बेसिकली 7.4, जो कि स्लाइटली बेसिक है, हल्का सा बेसिक है। पूरा अच्छे से बेसिक नहीं बोल सकते क्योंकि 7 के बहुत करीब है, ठीक है। और अगर मैं ब्लड के कलर की बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कलर ऑफ ब्लड, अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो आता है सर, फिर भी देख लेते हैं। तो कलर ऑफ ब्लड की बात करो तो रेड तो होता है, लेकिन हमारे बॉडी में 2 वेसल्स दौड़ रही हैं ब्लड को लेकर अपने अंदर, एक आर्टरी और दूसरा वेन, और दूसरा वेन। आर्टरी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, रिच ऑक्सीजन, बहुत अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन है। लेकिन वहीं अगर मैं वेन के अंदर दौड़ रही ब्लड की बात करूं, ये डार्क रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी लो ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम। तो आर्टरी में ब्राइट रेड कलर का, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में है। वेन में डार्क रेड कलर का वही ब्लड दिखेगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। बिकॉज वी नो वेन्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम होगा, और वी नो दैट आर्टरी कैरीज बेसिकली
the oxygenated blood. Only the exception is in the case of pulmonary. Pulmonary artery या pulmonary vein बस बॉडी का एक एक्सेप्शन है जहाँ पर चीजें उल्टी होती हैं, ठीक है। अगर हम pH की बात करें तो 7.4 है, स्लाइटली बेसिक। कलर की बात करूँ तो आर्टरी में ब्राइट रेड है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में इसकी वजह से, और वेन्स में डार्क रेड दिखेगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कमी है। और नॉर्मल ब्लड के अमाउंट की बात करूँ तो जो भी हमारा बॉडी वेट है उसका लगभग 6 से 8% जो है वो ब्लड होने वाला है, परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। नोटेड डाउन बेटा, नोटेड डाउन। अब बेटा हम लोग कंपोनेंट ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं, अब एंटर करते हैं हम लोग ब्लड के अंदर। ब्लड की जनरल बारे में पता किया, अब हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड मतलब ब्लड के अंदर आखिर क्या क्या है। तो अगर हमें पता लगाना है कि ब्लड के अंदर क्या क्या है तो उसके लिए हमें ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके बहुत ही हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब कुछ है नहीं, देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ब्लड को लिया, थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट डाल देंगे ताकि ब्लड जमे ना, क्लॉट मत हो, और उसको बहुत तेजी से रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, ऑन द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी वहाँ कुछ लेयर्स दिखेंगे टेस्ट ट्यूब में। जो जो चीजें होंगी वो अलग अलग डेंसिटी की होंगी जिसकी वजह से अलग अलग लेयर्स दिखने लगेंगे। तो अगर हमें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जानने हैं तो वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज the blood in a test tube with adding, और साथ में इस दौरान क्या करना होगा, हमें एक एंटीकोगुलेंट भी ऐड करना होगा। with adding एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो ब्लड को जमने नहीं देगी। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, मान लो क्या किया मैंने, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एंटीकोगुलेंट डाल दिया ताकि जो आप ब्लड डालूंगा वो जमे ना। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, ब्लड लाके डाल दूंगा। क्या लाके डाल दूंगा, ब्लड। और फर्स्ट स्टेप में मैं क्या किया था, एक एंटीकोगुलेंट डाल दिया। अब ब्लड डाल दिया, एंटीकोगुलेंट डाल दिया। अब इसको बहुत तेजी से हम रोटेट कराएंगे, सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। तो क्या होगा, कुछ देर बाद हमको यहाँ पर बेसिकली 2 लेयर्स दिखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ 45% हिस्सा दिखेगा और लगेगा कि ब्लड का 55% हिस्सा अलग बट गया और 45 अलग। 55% जो हिस्सा है इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और 45% जो हिस्सा है वो सेलुलर पार्ट होता है। क्या होता है, सेलुलर पार्ट। और इसी 45 हिस्से में जो सेल है, इस सेल में 3 तरह के सेल्स होंगे, अभी हम देखेंगे इनको डिटेल में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ मेजर पार्ट ऑफ ब्लड। और बचे 45% क्या है, सेलुलर पार्ट, मतलब जो सेल वगैरह है सेल के अंदर। प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जिनको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इनको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर हमें कंपोनेंट देखना है ब्लड के अंदर क्या क्या है, तो हमें क्या करना होगा, एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा, एंटीकोगुलेंट डालना होगा ताकि जमे ना, ब्लड को हाई रेट में सेंट्रीफ्यूज करना होगा। तो डेंसिटी के आधार पर क्या होगा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब जो जो अंदर है ब्लड के, विल डिफरेंशिएट, अलग अलग दिखने लगेंगे। क्यों, उनकी डेंसिटी अलग है। अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर वो लोग अलग अलग दिखेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के डिफरेंस के आधार पर देखो 2 हिस्से में ब्लड दिखने लगा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। जो मेजर पार्ट होगा 55% हिस्सा वो प्लाज्मा कहलाएगा और 35% हिस्सा सेल पार्ट होगा। और सेल में 3 तरह के सेल होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको हम अब डिटेल में देखेंगे। तो बेटा इसको नोट करते चलिए। अब जब हमने कंपोनेंट्स निकाले ब्लड के तो हमें 2 कंपोनेंट्स मिले। मतलब हमको क्या दिखा कि ब्लड्स के अंदर 2 पोर्शन है। एक हिस्सा प्लाज्मा का है जो कि लगभग 55% है, और एक हिस्सा सेलुलर पार्ट है। सेलुलर पार्ट मतलब सेल्स वगैरह है इसमें, जो कि 45% है। तो अब हम प्लाज्मा को डिटेल करते हैं अभी, ठीक है, फिर हम सेल पार्ट पे आएंगे। तो प्लाज्मा को अगर मैं डिटेल में करता हूँ
तो प्लाज्मा इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है बेसिकली, ठीक है, जो कि लगभग 55% है टोटल ब्लड का। अब अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं इसकी कलर की, तो इसकी जो कलर है वो येलोइश होता है, स्लाइट येलोइश, गाढ़ा येलोइश तो नहीं होगा लेकिन स्लाइट येलोइश होता है। क्यों स्लाइट येलोइश होता है? क्योंकि इसमें बिलीरुबिन, कैरोटीनॉइड, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो कोई पूछे व्हाई प्लाज्मा इज स्लाइटली येलोइश इन कलर, तो बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड है इसमें, और क्या क्या है, हीमोग्लोबिन भी है, थोड़ा सा क्या अच्छा ही है, हीमोग्लोबिन भी है, बिलीरुबिन है। याद करिए मैंने जब आपको लिवर कंसेप्ट कराया था तो उसमें बताया था कि 2 बिलीरुबिन डिवाइड आते थे। दैट्स नॉट द टॉपिक, अभी बात करने का विषय नहीं है। तो बेसिकली इन सब के होने के वजह से प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा कलर येलोइश होता है, ठीक है। अब बेसिकली मैं अगर बात करूं कि और क्या क्या है डिटेल में प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर वाटर है, भाई वाटर है तभी तो लिक्विड पार्ट है। और लगभग कितना वाटर है, तो लगभग 90 to 92% प्लाज्मा में सिर्फ पानी ही है। और क्या क्या है, तो भाई कुछ प्लाज्मा के अंदर अभी मैंने बताया था कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, देखेंगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन सब देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। तो ये लगभग कितना होता है, 6 से 9% सिर्फ प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। और भी बहुत कुछ है, जैसे हमने जो भी खाया पिया वो न्यूट्रिएंट्स हैं इसी प्लाज्मा में, वो न्यूट्रिएंट्स इसी प्लाज्मा में है, जो खाया पिया ना वो ब्लड में आया और ब्लड के प्लाज्मा में आया। और क्या क्या है, कुछ गैसेस भी हैं डिसॉल्व यहाँ पर, डिसॉल्व स्टेट में। और क्या क्या है, जो हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं, देखा था ना कि हार्मोन्स कुछ हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और कुछ डायरेक्ट टारगेट तक थ्रू बाय बोन डक्ट, तो ब्लड वाला इसी में है। और क्या क्या है, एक एंटीकोगुलेंट भी होता है, एंटीकोगुलेंट मतलब जो यहाँ पर है और ब्लड में ये है, इसकी वजह से ब्लड में है और ब्लड को जमने नहीं दे रहा। तो ब्लड नहीं जम रहा शरीर के अंदर, इसका मतलब ब्लड के प्लाज्मा में एक एंटीकोगुलेंट है, एंटी मतलब रोकने वाला, कोगुलेशन मतलब जमने से, तो जमने से रोकने वाला एक होता है प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेरिन। और ये हिपेरिन जब तक ब्लड में शरीर के अंदर है इसको जमने नहीं देगा। और क्या होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं प्लाज्मा में। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब बाई चांस कोई एक्सीडेंट का केस हो गया, उसमें हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, उस केस में वहां पे ब्लड के एक्सेस फ्लो को रोकेगा, प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग। ज्यादा जिस केस में ब्लीडिंग वगैरह होगा उस केस में ये लोग काम करेगा। बेसिकली जनरली ये लोग इनएक्टिव रहता है, काम नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर के अंदर थोड़े ना उनको क्लॉट कराना है, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा के अंदर यही होता है। तो दिस वाज एक्चुअली द प्लाज्मा। नोट करिए बेटा, नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, अभी मैंने जैसे बताया कि प्लाज्मा के अंदर खुद के कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसके, तो प्लाज्मा में क्या होता था, 6 to 9% अभी हमने देखा कि प्रोटीन पार्ट होता था। और ये प्रोटीन को अब देखेंगे, तो चूंकि प्लाज्मा का प्रोटीन है तो क्या मैं इसको प्लाज्मा प्रोटीन कह सकता हूँ, या प्लाज्मा प्रोटीन। बेसिकली 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलिन, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं फिब्रिनोजन। और भी है जैसे प्रोथ्रोम्बिन। बेसिकली मेजर देख लो, समझो, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कितना वाटर का अमाउंट होना चाहिए, कहीं बढ़ा तो नहीं, घटा तो नहीं, तो अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड यही मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर। एक मिनट, लाइट इशू आ गई, 1 मिनट के लिए रोकिए भाई। तो इसका एल्ब्यूमिन का काम था बेटा टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड, बढ़े घटे उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। ग्लोब्यूलिन की अगर बात करूं तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ग्लोब्यूलिन, तो ये जो होंगे ये ग्लोब्यूलर शेप के होंगे या कह लो स्फेरिकल शेप के होंगे। और ये करेंगे क्या बेटा, हाँ, तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इसका मतलब दे विल फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या है, दे विल फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, डिजीजेस के अगेंस्ट में फाइट करेंगे।
बचा फिब्रिनोजन। तो बेसिकली बेटा अगर बात करो तो ये एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ये ब्लड को जमाएगा, थक्का जमाएगा। ब्लड क्लॉटिंग मतलब थक्का जमना, ब्लड का जमना। तो क्लॉटिंग फैक्टर है। ये किस समय काम आएगा? एट द प्लेस वेयर एक्सेसिव ब्लीडिंग, जरूरत से ज्यादा कहीं मान लो चोट वगैरह है, वहां पर ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, तो यहाँ पर वो काम करके वहां पर ब्लड को जमाकर एक्सेसिव ब्लीड को फ्लो होने से रोक देगा। एट द प्लेस वेयर एक्सेसिव ब्लीड दे विल प्रिवेंट द ब्लड फ्लो, वहां पर ये ब्लड फ्लो को प्रिवेंट कराएगा ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो, जिसकी वजह से खतरनाक सिचुएशन पे बॉडी ना आए। अब समझो मैंने क्या देखा कि ब्लड जो था उसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक प्लाज्मा और एक सेलुलर पार्ट। अब हम लोग आएंगे सेलुलर पार्ट पे डिटेल। तो नोट करिए, तो सेलुलर पार्ट पे आते हैं। नोट इट डाउन। अब देखो प्लाज्मा पोर्शन खत्म हो गया, अब हम लोग सेलुलर पार्ट पे आते हैं। मतलब ब्लड को जब हमने कंपोनेंट्स में बांटा तो इसके अंदर से दो कंपोनेंट्स निकल के आए, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट मतलब कुछ सेल्स थे। सेल्स में बेसिकली कौन कौन था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन सेल्स निकल कर आए ब्लड से। अब इन तीनों को हम डिटेल में करने वाले हैं। अब देखो समझो, स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। तो अगर मैं आरबीसी की बात करूं बेटा, विच इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं, या फिर इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। These are also called erythrocytes. Erythro means red blood cells. सेल वर्ड के लिए होता है साइट, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब आरबीसी हमारी बॉडी में बन रहा होता है, कहाँ बन रहा होता है वो भी अभी देखेंगे। तो जब फॉर्मेशन हो रहा होता है आरबीसी का हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रो। वर्ड लगेगा आरबीसी के लिए, तो एरिथ्रो लगा दो। और पोइसिस फॉर्मेशन के लिए हीमोपोइसिस, हीमो में ब्लड और पोइसिस में बनना, तो ब्लड का बनना हीमोपोइसिस, तो आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी बनता है, उस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब सवाल है कहाँ बनता है? तो ये एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो होता है रेड बोन मैरो में। अब सवाल आ रहा है बेटा आपके दिमाग में, आई नो रेड बोन मैरो क्या होता है? तो देखो आप समझो नहीं, यहाँ ये मान लो कोई बोन है ना, मान लो कोई बोन वाला हिस्सा है, बोन है कोई, बोन में दो पोर्शन देखो, स्पॉन्जी पोर्शन से बाहर उभरे हुए पोर्शन और बीच में पतला वाला हिस्सा। तो ये जो ऊपर स्पॉन्जी पोर्शन है ना और नीचे, इन दोनों पोर्शन को बोलते हैं रेड बोन मैरो। ये दोनों क्या है? रेड बोन मैरो। और बेसिकली देखो और डिटेल में आओ स्ट्रक्चर के। ये हमारा बोन होता है, बोन के अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर बोन के कुछ सेल्स होते हैं। ये यहाँ अंदर कुछ बोन के सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन वाले जो सेल्स होंगे वो आरबीसी को बनाएंगे, इसी को बोलते हैं रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो के जो अंदर ये सेल्स हैं इस पोर्शन के, यही सेल्स बनाएंगे इसको आरबीसीज को बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। तो रेड बोन मैरो वाला हिस्सा ये दोनों है। ये बेसिकली क्या है? स्पॉन्जी पार्ट होता है, स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन, ठीक है। और यहीं पर आरबीसीज बनते हैं। ये रेड बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी ही नहीं बनाएंगे, ये रेड बोन मैरो आरबीसी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में प्लेटलेट्स भी यही बनाएंगे, याद रखना। अभी हम जब पढ़ेंगे ये तीसरा वाला तो ये भी यही बनाएंगे। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो आपने देख लिया, बोन का जो स्पॉन्जी वाला हिस्सा है, बेसिकली पूरे बोन में सेल्स हैं अंदर। तो अब सवाल है सर इन दोनों पार्ट को जब रेड बोन मैरो है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। अब सवाल है सर इन दोनों ने आरबीसी और प्लेटलेट्स बनाए, तो ये क्या बनाएगा? हाँ ये बनाएगा, अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी डिटेल में, तब वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। तो बेसिकली आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं,
ये जब बनते हैं इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपने देख लिया, बोन का उभरा वाला हिस्सा, उसके सेल्स बनाते हैं आरबीसी और प्लेटलेट्स। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आरबीसीज की संख्या जो है ये मिलियंस में होती है। इनकी जो नॉर्मल काउंट होती है ना, नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी जब नॉर्मल हमारी बॉडी में होता है ये मिलियंस में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आरबीसी के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, ये जो आरबीसी है ये जब बन जाता है कंप्लीटली, मतलब एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस हो गया, यहाँ पर रेड बोन मैरो के सेल्स ने बना दिया, तो ये आरबीसी बनने से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? 120 दिन, ठीक है। अब सवाल 120 दिन बाद जब ये मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? तो आफ्टर 120 डे, जैसे ही 120 दिन खत्म होगा, ये आरबीसी मतलब कह लो एक तरह से डेड आरबीसी हो गए। 120 दिन बाद तो डेड हो गए ना, तो ये डेड आरबीसी जाएंगे स्प्लीन के पास। ये स्प्लीन, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, कब्रगाह। जैसे इंसान मर जाता है तो कब्रगाह को कहते हैं, वैसे आरबीसी का एक कब्रगाह है स्प्लीन। हालांकि इमरजेंसी केस में स्प्लीन अपना काम बदल देता है। कभी-कभी स्प्लीन इमरजेंसी केस में, जिस दौरान बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो हो रही है, कमी हो रही है, उसके लिए इसमें स्प्लीन कुछ अपने पास स्टोर्ड ये भी रखता है आरबीसी, उस केस में वो वहां से सप्लाई कर देगा जान बचाने के लिए, लेकिन जनरली यही काम है, ठीक है। तो मरने के बाद 120 दिन कंप्लीट होने के बाद आरबीसी आ जाएगा स्क्रीन पे। अब सुनो, जब आरबीसी की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि ये जो आरबीसी है इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल का कोई ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनेल और ना न्यूक्लियस, आरबीसी में दोनों ही नहीं होते। सिर्फ क्या होता है, आरबीसी का एक सेल वाला हिस्सा है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इसका मतलब आरबीसी दो चीज से मिलकर बनता है, सेल और हीमोग्लोबिन। तो मरने के बाद 120 दिन बाद इसका सेल वाला हिस्सा तो चला जाता है स्प्लीन के पास, लेकिन ये हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा चला जाता है लिवर के पास, ठीक है। तो डेड आरबीसी जैसे ही होगा तो इसका सेल वाला हिस्सा जो है वो चला जाएगा स्प्लीन के पास और हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? लिवर के पास। अभी देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये लिवर इस हीमोग्लोबिन को लेकर करता क्या है, सब देखेंगे। नोट कर लीजिए बेटा, बोर्ड भर गया, नोट करते चलिए। अब देखिए, अगर ये जो नॉर्मल आरबीसी काउंट था जो मिलियंस में थे, अगर ये आरबीसी का जो संख्या है हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाए तो इस केस को बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। इस केस को क्या बोलते हैं? पॉलीसिथेमिया। If the amount of RBC increases more than normal, this term is called polycythemia। और ये कब होता है? जब हम एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाइट पर, पहाड़ वगैरह पे मिनिमम 3 महीना तक रह जाएंगे, तो वहां पर हमको पता है एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम है, उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आरबीसी संख्या बढ़ाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी रहेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा वहां के हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। तो जैसे ही हम लोग एल्टीट्यूड में जाते हैं वो पॉलीसिथेमिया का केस होगा, आरबीसी की संख्या बॉडी अपने आप नॉर्मल बढ़ाना शुरू कर देगी। और अगर वहीं पर अगर आरबीसी का संख्या घटने लगा बॉडी में, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोपेनिया। पेनिया वर्ड याद रखना, हमेशा वहां इस्तेमाल होता है जहां पर कोई चीजें नॉर्मल से घटती हैं, उनकी संख्या घटती है। एरिथ्रो मतलब आरबीसी और पेनिया में घटना। तो अगर आरबीसी की संख्या बॉडी में घटती है इसको एरिथ्रोपेनिया बोलते हैं, और जनरली हम लोग इसको यूरेमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली यूरेमिया क्या है? इट इज द लॉस और द लेस डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसीज, हेल्दी आरबीसीज इन द ब्लड, ठीक है, इस केस में। अब देखो, जब ये आरबीसीज का संख्या बढ़ा, इस केस को पॉलीसिथेमिया कहा। इतना बढ़ता है जब हम एल्टीट्यूड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड में हमको पता है ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है और बॉडी खुद ब खुद इसको मेंटेन करने के लिए आरबीसीज का काउंट बढ़ाने लगती है। इस केस को बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। और ये घटे तो एरिथ्रोपेनिया। अब सवाल है, ये आरबीसी का फंक्शन क्या है, करता क्या है? तो आरबीसी हमको पता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है।
और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, और अगर यहीं पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाए तो कार्बामीन हीमोग्लोबिन बना देगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ बाइंड कर जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। तो यही फंक्शन होता है आरबीसी का, क्या, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। फंक्शन बेसिकली क्या निकल के आया हमारे पास आरबीसी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। और कौन, इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बैठा है, ये एक गाड़ी समझ लो, ये गाड़ी कभी ऑक्सीजन को लेकर के घूमेगी, कभी CO2 को और कभी CO को। तो जब ऑक्सीजन को लेकर घूमेगी हीमोग्लोबिन तो उसको, उस केस को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे उस वक्त, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन साथ में हो। जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में, उसको बोलेंगे कार्बामीन हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ हो तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हालांकि बहुत ज्यादा होना हमारे शरीर में अच्छा नहीं है, तो बेसिकली यही फंक्शन है आरबीसी का। नोट कर लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, आरबीसी के बाद हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी, अपने सेकंड सेल पर। तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूं, व्हिच इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं, या इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको वर्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर के, और साइट्स वर्ड होता है सेल के लिए। ये व्हाइट कलर के सेल है। अब सवाल है व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर एब्सेंस है किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन नहीं होता डब्ल्यूबीसी में, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर का ही रह जाता है, इसीलिए ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब सवाल है, नॉर्मल अगर डब्ल्यूबीसी की बात करो तो इनकी काउंट होनी चाहिए 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। हर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 होना चाहिए। अब बाई चांस ये नॉर्मल से डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लगी बॉडी में, तो उस केस को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। पेनिया अभी बताया था ना, कम हो। और अगर ये बढ़ने लगे बॉडी में तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल इस रेंज से बढ़ने लगे उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस का केस, अगर कम होने लगे ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, बेसिकली अगर मैं डब्ल्यूबीसी को और डिटेल में करूं तो देखो इधर, डब्ल्यूबीसी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। मतलब कुछ डब्ल्यूबीसीज होंगे जिन पर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, दाने दाने स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, और इस पे ये ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। तो ग्रैन्यूल्स है यहाँ पर और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं है, और हमें पता है यहाँ पर जो चीज नहीं है इसमें ए वर्ड लगाते हैं। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज टोटल होते हैं 5, जिसमें से 3 पे ग्रैन्यूल होते हैं और 2 पर ग्रैन्यूल नहीं होते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट भी 3 होते हैं। कौन कौन से भाई, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, और तीसरा बेसोफिल। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, एसिनोफिल को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि हम एक अलग लेक्चर करेंगे जिसमें डिटेल में डब्ल्यूबीसी आरबीसी करेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है तो मैं डेप्थ में जाना चाहूँगा। हालांकि यहाँ बता देता हूँ, न्यूट्रोफिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी ग्रैन्यूल्स होंगे उसमें से कुछ एसिडिक नेचर के ग्रैन्यूल्स होंगे, कुछ बेसिक, दोनों मिलकर न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल कहा। दूसरा एसिनोफिल, जिसको एसिडोफिल भी कहते हैं, क्यों, इसमें सिर्फ जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। बेसोफिल की बात करूं तो इसमें जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। अब दूसरा, एक ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी टोटल 5 होते हैं, जिसमें से 3 देख लो, और 2 ऐसे होते हैं जिन पर कोई ग्रैन्यूल नहीं, उन दोनों को देखो, वो होते हैं मोनोसाइट, और दूसरा बताइए बेटा, दूसरा दिस इज लिम्फोसाइट, दैट इज लिम्फोसाइट। ये दोनों ऐसे होते हैं जिन पर कोई ग्रैन्यूल नहीं होता।
जब हम लोग डिटेल में करेंगे ना डब्ल्यूबीसी का एक लेक्चर, उसमें हम डिटेल में सबका फंक्शन वगैरह एकदम डेप्थ में जाएंगे। हालांकि अभी तक हम सिर्फ अपने सिलेबस पर रुकते हैं। लेट्स स्टे ऑन द सिलेबस टिल नाउ। तो इसको आप लोग बेटा नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन बेटा। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे, इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ बता दूं यहीं पर। इस पोर्शन से जो 5 WBCs हैं, जिसमें से 3 पर ग्रेन्यूल्स हैं और 2 पर नहीं है, इनका ऑर्डर पूछा गया था अकॉर्डिंग टू देयर काउंट। कौन सा कितना ज्यादा है, कौन कितना कम होता है, उसके आधार पे। तो जो ऑर्डर याद करना है उसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, या निमोनिक्स कह लो, जो भी कह लो याद करने के लिए। नीलम नाम की कोई लड़की है, उसको उसका हस्बैंड बोला है नीलम अब आ जाओ, बहुत दिन से अपने मायके गई होगी, तो बुला रहा है कि नीलम अब आ जाओ। इससे याद रखना है तो कैसे, N से न्यूट्रोफिल, L लिम्फोसाइट, M मोनोसाइट। अब में A से एसिडोफिल, B से बेसोफिल। तो याद रखना यही अरेंजमेंट होगा, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। सबसे ज्यादा संख्या होती है न्यूट्रोफिल की, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उसका बाद और सबसे कम ये ही ऑर्डर पूछा जाता है, नीट में आया था, इसलिए सोचा मैंने यहीं पर डिस्कस कर लें। और इसका अरेंज याद रखना, नीलम अब आ जाओ, नीलम में NLM है और अब में AB। तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये ऑर्डर पूछा जाता है, इसकी संख्या ज्यादा होती है। नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नीट का। अब देखिए बेटा, जब ल्यूकोसाइट्स का काउंट होता है टेस्ट्स के थ्रू, ब्लड टेस्ट जब कराएंगे, कुछ टेस्ट के बारे में भी आपको बता देता हूं। बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CBC, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसको CBC टेस्ट बोलते हैं। इसमें ओवरऑल सारे ब्लड के अंदर के जितने कंपोनेंट्स हैं सबकी काउंटिंग आती है, डॉक्टर्स को मदद होती है ब्लड चेकअप में। तो ओवरऑल ब्लड का जो चेकअप होता है वो वैसे CBC है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ल्यूकोसाइट्स की चेकअप कराएं, मतलब WBC की, तो यहाँ पर इनकी 2 टाइप्स की चेकअप होती है, इनकी 2 तरह से काउंटेड डिटरमाइन होती है। एक को हम लोग बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल बोले तो अभी हमने देखा था कि WBC में 5 तरह के WBC, 3 के ग्रेनुल्स थे, 2 पे नहीं थे। इन सबको मिलाकर के टोटल WBC अगर काउंट करके अगर टेस्ट में पता चलता है, दैट टेस्ट इज TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें अलग अलग उन 5 के काउंट्स नहीं निकल करके आएंगे, लेकिन अगर हमें सेपरेटली सबके चाहिए, मान लो कोई ऐसे डॉक्टर ने बोला कि हमें सेपरेट सबके काउंट चाहिए, तो तुम्हें करना होगा DLC टेस्ट। DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें 5 के अपने अलग अलग काउंट्स आ जाएंगे, कितने न्यूट्रोफिल्स है, कितने बेसोफिल है, कितने एसिडोफिल्स हैं, ठीक है, ये सब निकल के आएंगे। तो इसमें 5 के सेपरेट काउंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज आप सिलेबस की नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। और इसमें 5 का कंबाइंड काउंट आता है, और ये दोनों WBCs के काउंट है। डॉक्टर यूज देम फॉर देयर ट्रीटमेंट। अब अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूँ, अच्छा इसको नोट कर लो बेटा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको टाइम दे देता हूँ, नोट कर लो, स्लाइड ले लो। अब आते हैं लास्ट सेल, लास्ट पार्ट ऑफ कंपोनेंट विच इज प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स की अगर बात करो बेटा, तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो वर्ड क्यों आया भाई यहाँ पर? थ्रोम्बो वर्ड क्यों आया भाई यहाँ पर? थ्रोम्बस वर्ड से आया थ्रोम्बो। थ्रोम्बस वर्ड का मतलब है क्लॉटिंग, जमना, और साइट मतलब सेल। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर ये जमाएंगे, ब्लड क्लॉट कराने वाले सेल्स। अब प्लेटलेट्स की अगर बात करूं, अगर इनके काउंट्स की बेटा अगर मैं बात करूं, तो इनकी जो काउंट्स हैं ये बेसिकली 1.5 to 3 lakhs पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी जो नॉर्मल काउंट है।
अब देखो, ये जब थ्रोम्बोसाइट्स बॉडी में फॉर्म हो रहे होते हैं, इनकी जब फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वर्ड लगेगा थ्रोम्बोपोइसिस या थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस भी कहते हैं इसको। पोइसिस मतलब बनना, थ्रोम्बोसाइट्स का बनना, प्लेटलेट्स का बनना इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस या थ्रोम्बोपोइसिस भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ होता है, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं, मैंने अभी बताया था ना आपको, बोन का ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, तो इन दोनों हिस्से को मैं क्या बोलता था, रेड बोन मैरो, इसको येलो बोन मैरो। तो मैंने क्या देखा, ये वाला हिस्सा जो है, ये दोनों, ये आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों हिस्सा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा था येलो बोन मैरो का, ये येलो बोन मैरो क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ WBC। अभी हमने WBC में देखा था, WBC बनता था, उसको भी बता देता हूँ। तो WBC को हम लोग क्या बोलते थे, WBC को यही वाला पोर्शन का सेल्स बनाते थे, येलो बोन मैरो। तो WBC को येलो बोन मैरो बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस। तो WBC बना येलो बोन मैरो में, ल्यूकोपोइसिस। RBC और प्लेटलेट्स बना रेड बोन मैरो पार्ट में, इसको मैंने RBC के केस में कहा एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स के केस में कहा थ्रोम्बोपोइसिस या थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। अब सवाल है, अगर ये प्लेटलेट्स की संख्या जो नॉर्मली इतना होना चाहिए, इससे अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर ये घट जाए, नॉर्मल से भी घट जाए, इतना से भी कम, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोपेनिया। और ये ज्यादातर डेंगू मलेरिया वगैरह के केस में देखने को मिलता है। और इसको बढ़ाने का, अगर घट जाए बहुत ज्यादा, बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, पपाया का जो लीफ है उसको पेस्ट करके लेना है पेशेंट को, और साथ में अगर गोट मिल्क मिल जाए, बकरी का दूध, ये दोनों बहुत तेजी से प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बेटा देखो क्या किया, ब्लड के अंदर क्या क्या है, ब्लड के अंदर कैसे क्या है, उसको डिटेल में आज देख लिया, ठीक है। अब हम आएंगे हार्ट पर नेक्स्ट लेक्चर पे। इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, नोट्स बना सकते हैं आप, बीच बीच में मैंने आपको गैप दिया है रोक करके स्लाइड से नोट बनाने के लिए। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।